लाइक थेरेपी की सेशन की ज़रूरत कब होती है? एक क्वेश्चन, कब लोगों को थेरेपी के लिए आना चाहिए? सी अगर आपकी लॉन्ग टर्म इश्यूज़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कई लोग को बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा रहता है, बचपन में बहुत ज़्यादा, मान लो किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, मेंटल अब्यूज़ हुआ है, फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, in that kind of a scenario therapy can be come in any situation. The only thing is it is affecting your long lasting. अगर हर चीज़ में आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता, जो जनरली जो ट्रॉमा होते हैं जिनको, वो हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, तो दे कांट ईजिली ट्रस्ट पीपल, एंड इट्स नॉट लाइक दैट दे हैव बिल्डेड, इट्स लाइक ड्यू टू देयर एक्सपीरियंसेस, वो उनके एक्सपीरियंसेस हो गए हैं और दैट्स वाई वो बिकम हाइपर विजिलेंट. इन दैट कंडीशन आपको थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, और थेरेपी का प्रोसेस थोड़ा लॉन्गर होता है. इट्स नॉट अ जनरल काउंसलिंग, और आपका जो थेरेपिस्ट होगा वो आपकी केस हिस्ट्री के बेसिस पे आपकी थेरेपी सेशंस को प्लान करेगा. कुछ लोगों का होता है कि थेरेपी नहीं लेते हैं और उनको पैनिक अटैक आते हैं, तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखो, पैनिक अटैक की क्लिनिकल कंडीशन है, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट योर नर्वस सिस्टम दैट इट गोज इन अलर्ट मोड, हाई अलर्ट मोड, ठीक है. तो पैनिक अटैक, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, व्हाट टू डू. पैनिक अटैक अगर मल्टीपल टाइम आ रहा है देन इट्स अ पैनिक डिसऑर्डर. ओके, इफ इट इज अ सिंगल एपिसोड देन इट्स अ पैनिक अटैक. तो अगर आपको सिंगल एपिसोड आया और आपको, मुझे तो लगता है तब भी आपको यू नीड हेल्प, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैम, हमें मेडिकेशन नहीं चाहिए, वी वांट थेरेपी. It's okay to go for a therapy also, although I would say both the approaches would be more beneficial, क्योंकि जब आप combine वो लेते हैं medication and therapy, that's more fruitful. Still अगर आपको लगता है कि you wanna go with the therapy, तो जो आसपास के लोग हैं जो जिनको पैनिक अटैक्स आते भी हैं, तो जनरली पैनिक अटैक्स में एक तो आपकी पल्पिटेशंस हाई हो जाती हैं, कई बार आप रोने लगते हो विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना चाह रहे होते हो पर हो नहीं पाते. तो लेट इट हैपन, होने दो उसे. Yes, let it happen. Just do some breathing exercise if you can do. Otherwise not, just let it happen. क्योंकि अगर आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपकी अभी नर्वस सिस्टम एक तरीके से अलर्ट मोड पे है, एंड दैट्स लेट इट हैपन. और उसके बाद आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, उसमें आपकी थेरेपी चलेगी प्लस मेडिकेशन चलेगा, तो उससे काफ़ी, और योगा इज़ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट. स्पेशली जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें योगा कमाल का काम करता है. बेसिकली कुछ ऐसे कुछ योगा है, योगा एक्सरसाइज है जो आप रिकमेंड करेंगे? स्पेशली आप नॉर्मल किसी भी योगा मैं शुरू में यही बोलती हूँ कि अगर आपने कभी योगा नहीं किया है तो प्लीज़ किसी के सुपरविज़न में करें जो सिखा सके, और कोशिश करें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस करें. इट कुड बी एनीथिंग, ब्राह्मी, जो भी नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, अनुलोम विलोम वगैरह, प्राणायाम वगैरह, it's like they are the best for their profession. I am not the right one to recommend, but yeah, it's like that. आप जितना breathing exercise, क्योंकि आपको nervous system अपना manage करना है ना. काफी लोग एक्सरसाइज करने भी निकल जाते हैं जो फिजिकली वेट्स उठा रहे हैं, उनके लिए वो हेल्पफुल है. फिजिकल एक्सरसाइज हेल्पफुल, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि जनरली जब पेशेंट आते हैं कहते हैं हम जिम जाते हैं, उससे पैनिक अटैक्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना योगा से पड़ेगा. रीजन योगा इज रेगुलेट योर ब्रीथ. ओके, आप कोई भी और एक्सरसाइज करेंगे उसमें जनरली ब्रीदिंग रेगुलेशन नहीं होगा, लेकिन जब आप योगा आसन कर रहे होते हैं तो दे टीच यू कि यू हैव टू इनहेल, यू हैव टू एक्सहेल, सो दिस इज हाउ यू आर मेकिंग योर नर्वस सिस्टम रेगुलेट. तो वो काफी हेल्प करेगा पैनिक अटैक आने के लिए. पैनिक अटैक्स आने, मतलब जितने भी एंजाइटी, वैसे भी आपकी जनरल लाइफ में अगर आप योगा से देखिए, हमेशा सारे ट्रीटमेंट इसलिए नहीं होते हैं कि वी जस्ट क्योर, कि हमें क्योर करना है. आप प्रिवेंशन भी करते हो. एंजाइटी किसी को भी हो सकता है और हर पर्सन एंजाइटी फील करता है, इवन इंक्लूडिंग मी. ओनली द थिंग इज दैट हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन. काफ़ी लोग म्यूजिक का भी काफ़ी यूज़ करते हैं उसमें स्ट्रेस निकालने, लेकिन वो कभी कभी कुछ म्यूजिक को सुन करके उस उल्टा स्ट्रेस में भी चले जाते हैं. नेचुरली अब आप ब्रेकअप के बाद अगर अरिजीत सिंह को सुनोगे तो उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फील डिप्रेस्ड. सो आपको जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, आपको अपना मूड अपलिफ्ट करना होता है, उसके लिए आपको कुछ अच्छा करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने आप को फील करती हूँ कि मैं बहुत लो हूँ, आई ट्राई टू ड्रेस अप नाइसली, आई ट्राई टू गो आउट, आई ट्राई टू ईट व्हाट आई लव. सो दिस इज हाउ ट्राई टू अपलिफ्ट माई मूड. उल्टा करते हैं लोग, हाँ, विच इज़ नॉट राइट. या तो वो सॉन्ग्स वो लोग सुन रहे होंगे, वो म्यूजिक वो लोग प्ले कर रहे होंगे. इवन कई लोग तो स्पेशली ब्रेकअप वाले लोग, दे विल गो टू देयर मेमोरीज, लाइक प्रीवियस मेमोरीज कि एक्स के साथ ये देखा था, वो देखा था. इट्स फाइन, यू हैड, बट यू हैव टू मूव ऑन नाउ. तो आप पीछे जाके देखते रहेंगे तो हाउ विल यू एबल टू डिस्कनेक्ट विद दोस थिंग्स. सो बेसिकली आंसर इज दैट कि योगा थेरेपी इज गुड, एक्सरसाइज आप कर सकते हो,
हाँ। एंड आप जिन चीज़ों से आई एम नॉट प्यार सेइंग करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, Good. रनिंग इज अ वेरी गुड थिंग टू गिव यू इंस्टेंट रिलीफ ऑफ द पेन, बट या इट्स लाइक अगर आप योगा करेंगे तो इट्स लाइक एन लॉन्ग टर्म इफेक्टिव। और बिल्कुल, और जो भी प्रॉब्लम है उसमें उसको सोचते नहीं रहना है कंटिन्यू, आपको कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट करना है मेरे ये ख्याल एक तरीके की आजकल बीमारी हो चुकी है विच इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग, से ओवर थिंकिंग, विच इज रुमिनेटिव थिंकिंग काइंड। तो लोग एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसको सोचने लगते हैं। सोचने लगता है। इवन ये जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसे ओसीडी का भी नाम दिया जाता है, OCD इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, जिसमें आप एक थॉट को लेके, इट कुड बी मेनी टाइप ऑफ ओसीडी बट जनरली मैं एक टाइप बता रही हूँ कि जब जिसमें आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप किसी थॉट के पीछे इतना पड़ जाते हो कि इट्स लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट, लाइक रिसेंटली आई गॉट अ वन पेशेंट हु इज़ गेटिंग मैरिड, उसका फर्स्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ था, नाउ ही वेंट टू द सेकेंड रिलेशनशिप, अब उस लड़की के 2 रिलेशनशिप रह चुके हैं पहले, तो अब वो उसको यही सोचता रहता है कि वाई शी इज़ इन अ सेकेंड रिलेशनशिप, क्यों गई है, मेरा तो एक ही था, और पूरे दिन वो कहता है कि मैम आई रियली डोंट वांट टू हैव दिस थॉट बट दिस थॉट इज स्टिल कमिंग, पूरे दिन उसको परेशान करके रखता है वो तो तो इसके अंदर योगा एंड एक्सरसाइज विल बी हेल्पफुल, या फिर कैसे और इसको योगा में तो आपका वही ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें भी आपका नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एंजाइटी में, तो आप जितना योगा करेंगे उससे आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट रहेगा, यू फील गुड, ठीक है, दिस इज वॉट। आप योगा से वेट लॉस तो नहीं, लेकिन मुझे आई डोंट नो अबाउट वेट लॉस बट दैट इज आई नो कि या इट्स वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। ग्रेट आंसर। यंगस्टर्स में एक चीज़ देखी है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप काफ़ी रहती है लोगों में, और जब या तो उनका ब्रेकअप होता है या फिर उनको बीच में पता चलता है कि ये बहुत टॉक्सिक है, सो कैसे इस चीज़ का पता लगाया जाए कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो लोग कैसे बाहर आ सकते हैं इस चीज़ से? मेरे पास अभी एक रिसेंट था, देयर वाज अ केस, शी वाज मैरिड वुमन एंड शी वाज इन द रिलेशनशिप विद सम अदर मैन एंड द हस्बैंड नो अबाउट इट एंड दे वर इन द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन। ओके, ठीक है, अब वो मुझे सुबह कॉल कर दिया एंड शी इज़ लाइक कि आई कांट लीव दिस पर्सन, अगर वो मुझे छोड़ देगा तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। ओके, ठीक है, ऑल्दो शुरू में शी वॉज लुकिंग वल्नरेबल, ग्रेजुअली वी टॉक, शी बिकम नॉर्मल एंड आई जस्ट आस्क हर वन क्वेश्चन, और ऐसा पहला केस नहीं है मेरे पास, जनरली जितने भी एंजाइटी के पेशेंट आते हैं जनरली वो सेम ही बात कर रहे होते हैं, और टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत कॉमन सा हो गया है कॉमन सा आजकल है। की। और द मेजर थिंग इज़ दैट कि वो कह रही है कि वो बंदा मुझे टाइम नहीं दे रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, ऐसा कभी कभार हो सकता है, विच कुड बी, बेनिफिट्स ऑफ डाउट सबको मिलते हैं, लेकिन अगर किसी का पैटर्न है और आपको लग रहा है कि आपकी, इसका मतलब ये नहीं बंदा खराब है, इसका मतलब है हम कंपैटिबल नहीं है। ओके, हो सकता है वो सही बंदा हो बट ही इज़ नॉट कंपैटिबल टू मी, तो अगर रिलेशनशिप में है, हाँ अगर कोई अब्यूजिव है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीज़ें, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो विच इज़ लाइक अगर फिजिकल हो रहे हो, ये तो किसी भी साइड से अगर फिजिकल है, चाहे मेल हो या फीमेल है, देयर शुड बी, जैसे मेरे पास होता है कि मैम कैसे मेंटेन करें, तो मैंने हमेशा कहा है देयर मस्ट बी समथिंग लाइक एटलीस्ट आपकी कुछ ना नॉन नेगोशिएबल चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप में, जैसे आप कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि अगर वो लाइन क्रॉस करोगे ना उसके बाद उसको हील करना ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप फिजिकल नहीं हो रहे, आप एक दूसरे को अब्यूज़ नहीं कर रहे हो, आप किसी के सामने एक दूसरे की इंसल्ट नहीं कर रहे हो, दीज आर समथिंग अ बेसिक मिनिमल, लाइक ये आपको बेसिक रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको डिस्काउंट करते रहते हैं, अरे शी इज़ माई पार्टनर ना, आई कैन डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप लिंग आजकल देखिए यंगस्टर्स में बहुत होती है जो मैरिड नहीं होते, लेकिन उनका जो वो देखो होता है। टॉक्सिक का मैंने बेसिक्स बताया कि पहले तो वो फिजिकल और इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन कई बार आपको फिजिकल नहीं, कई लोग आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे के, कहीं इस तरीके के हथियार यूज़ करके एक तरीके से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे और आपको परेशान करेंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, बहुत सारे इमोशनली आपको वो करेंगे, और जनरली इसमें जो दूसरा पर्सन होता है ना वो वल्नरेबल फील करता है। Okay. तो ये कोई सही तरीका नहीं है अगर आप रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। और तो कैसे निकलेंगे लोग इससे बाहर? अगर आपको ये दिख रहे हैं सिम्टम्स तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आप उस टाइम पे एक इमोशनल स्ट्रेस में हो, तो आप खुद से डिसीजन लेने की हालत में अभी नहीं हो। एग्जैक्टली। क्योंकि आप सोचोगे अरे नहीं बिकॉज आई एम फीलिंग इमोशनल, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ डिसीजन। आई थिंक यू नीड टू अप्रोच अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, दे विल क्वाइट हेल्प यू टू असेस इज इट अ रियली अ रिलेशनशिप लाइक दैट थ्रू आउट दिस पीरियड, or it just generally happen, or the person is perceiving about it. So they will evaluate the things with you, they will try to find out the reason, and together by talking and communicating you can take a decision to जनरली 17-18 साल के लड़कों को इतना नहीं होता है कि उनको मेंटल प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो कुछ भी स्टेप्स ले सकते हैं किसी को टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए क्या है, जो 18-19 साल के लोग हैं, उनको टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर उनका है और उनको पता है कि वो अगर छोड़ते हैं तो उनको बहुत ट्रॉमा फील होगा,
वो कैसे उससे निकल सकते हैं जो 17-18 साल के लोग हैं? देखो प्रोसेस जनरली हाँ क्योंकि आप उस टाइम एक बहुत वल्नरेबल एज में होते हो तो उस टाइम निकलना बहुत मुश्किल होता है। साइको एजुकेशन बहुत हेल्प करता है इसमें। बाय द वे आसपास के जो लोग होते हैं, प्लीज़ मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे इस एज से गुजर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो एक ऐसा पीरियड है जब वो इस तरह के रिलेशनशिप से भी गुजरेंगे, बिल्कुल, है ना। तो बेहतर है कि आप भी थोड़ा उनके टच में रहें, उनको वो एनवायरनमेंट फील कराएं सो दैट दे शुड ऑल्सो फील एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। और अगर जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो प्लीज़ उनको, अगर बाई चांस आपको नहीं भी पता, मान लो बच्चे ने बहुत छुपा के भी रखा है, जनरली दे विल शो सच काइंड ऑफ सिम्टम्स दैट दे फील लो, they feel annoyed, they will not talk to you, they will keep spending time there in their room, so they will be not as they were before. So if you find something wrong, try to reach out to them. If you cannot help then please, मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आए हैं जो अपने बच्चों को इस सिचुएशन में लेके आए, इवन 13-14 साल की मम्मी आई हैं। तो फर्स्ट काउंसलर बेसिकली उनके पेरेंट्स ही होंगे जो उनका सपोर्ट कर सकते हैं, आसपास के सभी लोग, बट या पेरेंट्स क्योंकि बहुत नियर होते हैं तो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग टू देम। एंड वो बच्चे फेस से भी, और मेरा उन बच्चों से भी है कि इट्स नॉट लाइक इट्स अ एंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर अ ब्रेकअप 2-3 महीने की बात होती है, व्हेन यू गो थ्रू, मैं कुछ तरीके बता दूंगी कि कैसे उस प्रोसेस को ईजी बना सकते हो, लेकिन ट्रस्ट मी जब 2-3 महीने निकल जाते हैं ना, उसके बाद यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर पर्सनैलिटी which are generally positive, exactly. which makes you more mature. So the breakup also has plus. तो उसके बाद में उससे निकलने के लिए पेरेंट्स की हेल्प बहुत ज़रूरी है। और भी तरीके जो खुद भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला तरीका है अपने आप को ये समझाना कि ये ग्रीविंग प्रोसेस है, ठीक है। आप किसी से सेपरेट हो रहे हो, यू हैव सम अटैचमेंट विद दैट पर्सन। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, मेरे पास आते हैं जनरली ब्रेकअप के पेशेंट्स आते हैं, वो तुरंत बोलेंगे मैम यू सी माई हार्ट बीट इज़ सो हाई, आई एम नॉट एबल टू फील एनीथिंग, दिस इज़ हैपनिंग, दैट इज़ हैपनिंग, बिकॉज दे आर इन पैनिक। और स्पेशली जब अभी हुआ हो, मान लो अभी हुआ हो या एक दिन पहले हुआ हो, तो इट्स अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ न्यू प्रोसेस, अभी जस्ट अभी हुआ है, तो उससे तो ज़्यादा पेन ही फील होगा। इट्स सेम लाइक दैट सर्जन ने सर्जरी की है तो थोड़ी देर तो एनेस्थेशिया काम करेगा। और जब भी वेकअप के लोग आते हैं व्हेन दे टॉक टू मी दे फील ओके, बट उनका ये कहते हैं मैम आप फ़ोन रखने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम फीलिंग ओके, लेकिन मुझे पता है जैसे ही फ़ोन रखूँगा आई विल ओवर थिंक, विच इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है कि मैं हमेशा पहले बोलती हूँ कि सबसे पहली चीज़, ट्राई टू बी सराउंडेड बाई पीपल। अगर अपने घर जा सकते हो घर चले जाओ, अगर घर में हो ट्राई टू स्पेंड, अपने आप को आइसोलेट मत करो, अपने घर में जो लोग हैं उनके पास, फैमिली को रीच आउट करो। वो कहते हैं मैम मन नहीं करता, तो ये मन की ही तो प्रॉब्लम है और मन को ही अपलिफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि मुझे मेरे वेट की प्रॉब्लम है और बिना वेट लॉस करे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं फिक्स होने वाली। तो सेम अबाउट अ मेंटल हेल्थ, अगर आप मन को नहीं मनाएंगे तो मन नहीं मानने वाला, तो यू हैव टू डू दैट। तो वो चीज़ करो। और प्लस क्या कहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को योगा में डालो, मेडिटेशन में डालो, वॉक और रनिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू कैन डू, ठीक है। स्पेंड टाइम, डू सम एक्टिविटी विच मेक्स यू हैप्पी। हाँ, कुछ लोग ये करते हैं करंट दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, विच आई विल नॉट एडवाइज, क्योंकि इट्स लाइक दैट आप एक से निकल के दूसरे में जा रहे हो तो कभी अगर दूसरे के साथ भी होगा तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो लेट इट प्रोसेस, इट हैज़ अ टाइम टू प्रोसेस, काफ़ी टाइम लेने वाली है। यस, तो उस प्रोसेस को होने दे, और जब वो प्रोसेस होगा यू विल फील ओके आफ्टर सम टाइम, एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो धीरे धीरे आप बेहतर फील करोगे। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं एक ही दिन में, क्योंकि मुझे तो ये फील ही नहीं करना ना, तो भाई हैप्पी वाला मोमेंट भी आपने ही फील किया था, हाँ, तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें टाइम लगेगा बस। पेरेंटिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके बात करते हैं मैम। अभी डिजिटल एरा में जो बच्चे हैं उनकी इमोशनल नीड्स को कैसे समझें? पहली बात तो इमोशनल नीड्स ना बच्चे अपने एक ही चीज़ से, जो मैं एक मंत्रा दे रही हूँ पेरेंट्स को, दे कैन यूज़, इट्स लाइक द चाइल्ड शुड बी सीन, वैल्यूड एंड हर्ड। माँ बाप बच्चों को सुनना ही नहीं चाहते हैं कई बार, ओके, मैंने ये देखा है। इट्स लाइक दैट दे आर, और ऐसे समझदार बच्चे मेरे पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल की जो जेनजी पॉपुलेशन है वो सारे उसके माइनस ही हैं, प्लस भी हैं। दे आर वेरी वेरी लाइक इंटेलेक्चुअल, मैच्योर, शायद हम उस एज में नहीं थे। तो मैं देखती हूँ समटाइम्स दे हैव अ जेन्युइन नीड्स टू आस्क एंड स्टिल आवर पेरेंट्स आर डिनाइंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास 21 साल की लड़की आई एंड उसकी मदर कहती है कि मैम ये घर के ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती, ये नहीं करती, जबकि वो ऑफिस पे जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि, और मेरे पास आने के लिए भी मदर को लेके आना पड़ रहा है, तो और ऑफिस भी है तो उसमें कि वो लगी हुई कैब, दैट्स ऑल, तो उसे बस ऑफिस से घर एंड ऑल। बचपन से मैं बोल रही हूँ, मतलब थ्रू आउट द लाइफ इंडियन पेरेंटिंग में एक ये इशू है कि
हम हमेशा बच्चों पे ना हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बने रहना चाहते हैं कि तुम जो करोगे हम रेगुलेट करेंगे, जो करोगे हम रेगुलेट करेंगे, हम बताएंगे सही क्या है। हाँ. अब इसका एक नुकसान क्या है, क्योंकि आप उनको डिसीजन मेकिंग स्किल सिखा नहीं रहे, विच इज़ अ लाइफ स्किल। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे आएंगे, प्रैक्टिस करके। भाई मैंने अपने डिसीजन में कुछ लाइफ लिए, उससे कुछ सीखा, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, एंड जनरली दिस इज बाइनरी। बट प्रॉब्लम इज दैट कि पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू लाइक गिव दैट फ्रीडम टू देयर चाइल्ड, एंड उसकी वजह से मतलब शादी के भी डिसीजन नहीं ले पाते हम अपने आप। तो अगर आप उन्हें डिसीजन नहीं लेने पाएंगे तो फिर जब फ्यूचर में जब आप नहीं रहेंगे तब आपके बच्चे डिसीजन कैसे लेंगे, क्योंकि आपने तो उन्हें वो मौका दिया ही नहीं। तो बेसिकली उनको खुद को डिसीजन लेने दीजिए, जो भी ले रहा है, अगर हाँ, उसके पीछे कुछ सही है गलत हो रहा है तो आप उनके पीछे खड़े रहिए। और जनरली पता है पेरेंटिंग के जो एक डिस्क्रिपेंसी आती है, जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटे से एडोलसेंस में जाता है, तब तक हम उसे बताते हैं ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। अब एडोलसेंस में आके आके बच्चा एक्सप्लोर करता है दुनिया को, तो उसे पता चलता है पेरेंट्स सही जो बता रहे हैं वो सही गलत नहीं है, इसके और भी परसेप्शन है। अब उसमें फिर पेरेंट्स थोड़ा अपनी अप्रोच चेंज करते हैं, थोड़ा लॉजिकल बनते हैं, इवन सेक्स एजुकेशन को लॉजिकल वो थोड़ा होने लगते हैं। लेकिन मेरा ये है कि आप सही भाषा अपने आप को एजुकेट करके बच्चों को हमेशा उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। let them choose what they want to choose for themselves, and also let them feel the consequences, let them experience the consequences of that. ऐसा नहीं है कोई बच्चा गिरा और उसको जाके प्रोसेस करने लगते, लगी चोट लगी, अरे लेट हिम प्रोसेस कि क्या हो रहा है। आप जाके डिसीजन मेकिंग या आप जाके अपनी चीज़ें बच्चे को ना करें, उसे खुद से जितना आप काइंड ऑफ एक तरीके से लोकस ऑफ कंट्रोल उसका देंगे वो उतना ही बेहतर। एक मैम बच्चों पे पीयर प्रेशर बहुत रहता है, इसके पास में ये चीज़ है, इसके पास में वो चीज़ है, मेरे पास में ये चीज़ नहीं है। पीयर प्रेशर में बहुत रहते हैं बच्चे, क्योंकि कंपटीशन तो है ही। सो पीयर प्रेशर से कैसे बच सकते हैं? तो पीयर प्रेशर में ये इशू होता है, पेरेंट्स जो इसमें एक बड़ा रोल निभा सकते हैं वो ये है, बच्चों के सामने सारे रिसोर्सेज डिस्कस करने, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी। अब मान लो कोई बच्चा आता है, वो कहता है कि मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, फादर की सैलरी 50,000 है, पूरा घर चलाना है, उसमें एप्पल का मोबाइल कैसे आएगा? हाँ, लेकिन वो पीयर प्रेशर को वो बच्चा कैसे समझेगा उस चीज़ को? हाँ, लेकिन हमें ये चीज़ ना शुरू से ही डेवलप करनी पड़ती है कि हाँ दिस इज़ आवर रिसोर्सेज, दिस इज़, तो और भी ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिसमें वो अच्छे नहीं हैं और हम अच्छे हैं। हाँ, तो जनरली ये फीलिंग है जो जनरली आती है, पेरेंट्स को बतानी पड़ेगी। हाँ, और इट्स लाइक दैट दीज आर जस्ट रिसोर्सेज, हमें शुरू से उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट। लेकिन अगर घर में अगर माँ बाप ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई उसके पास एप्पल की वॉच है मेरे पास नहीं है, तो दिस इज लाइक बच्चे इमिटेटिंग यू। अगर आप अपने में ही सुधार नहीं ला सकते तो फिर बच्चों से भी वो चीज़ एक्सपेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है अपनों से ही सीख रहे हैं, अपनों से जो दिख रहा है वो सीख रहे हैं। और फिर अगर आप बोलो, मैंने तो कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बच्चे लर्न थ्रू इमिटेशन। फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स के ट्रिप्स जो कि बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो एक जब तक 12th क्लास उनका कंप्लीट नहीं होता या बैचलर्स कंप्लीट नहीं हो जाती, वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो उनको क्या सलाह दे सकते हैं कि वो इतना स्ट्रेस फील ना करें उस एग्ज़ाम को लेकर के? देखो, जब भी आप प्रोडक्टिव नहीं होगे ना अपनी लाइफ में तो यू विल हैव द स्ट्रेस। तो प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि आप डेली कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको जब पता है कि आपका एग्ज़ाम है, लास्ट में आगे एक प्रेशर बनेगा, उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा लो। तो इट्स लाइक दैट कि आपने, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, और जितनी एजुकेशन है अगर आप आधा एक घंटा भी पढ़ पा रहे हो तो ग्रेजुअली आई थिंक यू विल बी एबल टू कवर द कोर्सेज। लेकिन अगर आप शुरू से मान के चलो नहीं मैं तो बाद में पढ़ूंगा, तो फिर तो ये अननेसेसरी प्रेशर बनाना हो गया अपने। काफ़ी लोगों को देखा है जो लोग कंटिन्यू पूरे साल भर पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, 8-8 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहता है उनका एंजाइटी बहुत स्पीड से बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं बच्चे? एक्चुअली वही है कि एक्चुअली ना हम किसी भी चीज़ को जब बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं तो वी फील एंग्शियस, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हम किसी को भी ज़्यादा वो देंगे तो वो एंग्शियस है। अब जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जैसे मेरे पास ना अभी 10वीं क्लास की एक लड़की आई थी, उसकी वो कहती है कि मैम मेरे ये रूटीन है, मेरे पास टाइम ही नहीं है प्ले करने का, एंड शी इज़ इन अ 10th क्लास एंड आई वाज लाइक शी नीड एटलीस्ट 1 hour प्ले इन अ डे, एंड आई वाज आस्किंग कि क्यों नहीं खेलना है, तो शी इज़ लाइक कि मैम क्योंकि क्या कहते हैं अगर मैं खेलूँगी तो फिर मैं पढ़ूँगी कब, मेरा और भी काम है, स्कूल जाना, ये जाना, तो खेलना भी तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो वी हैव टू मेक सच काइंड ऑफ अ रूटीन विच एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव, कि हम थोड़ा सा करिकुलम को भी बढ़ावा दें, सिर्फ अकेडमिक्स तक ना रुके, क्योंकि हर बच्चा अकेडमिक्स में अच्छा नहीं हो सकता। हर बच्चे की अपनी अपने स्किल्स, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, रेदर देन हम सब कुछ उसे सिखाएं, उससे अच्छा वो जिसमें अच्छा है हम उस पर फोकस करें। फिर भी लेकिन एक एंजाइटी बनी रहती है, काफ़ी लोगों को रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम बहुत अच्छे गए लेकिन रिजल्ट आने वाला है,
आधे घंटे में आने वाला है, 1 घंटे में आने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं और कभी कभी वो डिप्रेशन फील कर रहे होते हैं उस टाइम तक। सो उस टाइम पे कुछ ऐसा कुछ डाइट से रिलेटेड है या कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड है कि वो उस टाइम से बच सकते हैं या अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करें? वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। और बीइंग विद द पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, काइंड ऑफ ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें आप थोड़ा सा लाइट फील करें, तो उस तरीके। आईक्यू की सब लोग बात करते हैं बट किसी को ईक्यू के बारे में नहीं पता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी ज़रूरी है, आज के सभी लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि आईक्यू तो चलो 90 100 सबका होता है, बट ईक्यू के बारे में किसी को नहीं पता। इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में? क्या ये ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में, या इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में नहीं, ये घर के सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप होता है एम्पैथी, जो आती है घर से। एम्पैथी, अब एम्पैथी क्या है कि इट्स लाइक दैट, सिंपल भाषा में इज दैट कि मैं आपका पेन फील कर सकती हूँ। आप किस, ऑफ कोर्स सेम लेवल का नहीं, बट एटलीस्ट मैं उसको समझ सकती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी के फादर की डेथ हो जाए और अगर मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया एंड वी हैड अ सेम काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग एंड ऑल, तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू फील द सेम, ठीक है। या मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, तो जब वो आते हैं तो मैं ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, ठीक है। एम्पैथी का जनरली मतलब ये है कि आप कोई, मान लो किसी को पेन हुआ है, जनरली लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। मान लो ब्रेकअप हुआ है तो फ्रेंड्स इज मेकिंग अ फन ऑफ देम, और ये तो गरीब आशिक, दिस काइंड ऑफ अ वर्ड्स पीपल यूज, इट इज़ नॉट गुड। तो आप डेरोगेटरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, दैट्स नॉट हेल्दी। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब ये है कि सबसे पहले जो बेसिक्स, वेरी बेसिक्स है, जो हमारी काउंसलिंग, जैसे पेशेंट्स आते हैं कुछ होते तो मेरे से कोई मिलता भी तो आप तो रीड करते होगे माइंड, नो, आई प्रोवाइड द एनवायरनमेंट वेयर द पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली विदाउट जजमेंट। और वो एम्पैथी डेवलप घर में ऐसी ही होती है कि किसी के पेन पे हंसे ना, बल्कि उसके लिए एटलीस्ट अवेलेबल हूँ, बी देयर, एटलीस्ट उसको नुकसान ना पहुँचाए। दैट्स कॉल एम्पैथी इज़। और अगर वही आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो, उससे आपके आगे जाके रिलेशनशिप भी अफेक्ट्स होते हैं। इट्स लाइक फिर तो इमोशनल इंटेलिजेंस काम ही नहीं करेगा आपका, क्योंकि वो स्टार्ट ही एम्पैथी से हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। काफ़ी मदर्स होती है, सडनली वो कंसीव नहीं कर पाई या किसी वजह से उनका ऑब्जर्वेशन हो गया, तो वो उस चीज़ से कैसे निकल सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। हाँ, पोस्टमार्टम के मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, जैसे कई सारी मदर आती हैं, उनके साथ सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम होता है ना, एक तो जिस तरह की आजकल पेरेंटिंग एक्सपेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल जब उनके बड़े आते हैं तो वो उसको ऑलरेडी शी इज़ गोइंग विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज फिजिकल पेन इज़ देयर, इधर बच्चे को हैंडल करना है, नाइट्स ख़राब हो रही हैं क्योंकि शी इज़ द प्राइमरी केयर गिवर, तो उसे फीड भी करना है, वो चाह के भी अपना उसका एक टाइम नहीं है। और आजकल की वर्किंग वूमेन भी हैं, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। अब उसमें क्या करते हैं कि मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें इवन खुद के मदर्स भी, इन लॉस तो छोड़ो, ये खुद के मदर्स भी, दे लाइक, तू ठीक से दूध नहीं पिला रही, तू ठीक से ऐसे नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। इट्स स्टार्टिंग अ सेल्फ डाउट टू देम। ऊपर से द फिजिकल ऑल्सो दे लाइक, दिखने में भी थोड़ा सा वैसा चेंज हो जाता है, दे पुट ऑन वेट, उसकी चीज़ों पे मजाक उड़ाया जाता है। तो दे नीड योर सपोर्ट एट दैट टाइम रेदर देन अ जजमेंट। और जनरली हम क्या करते हैं एज अ नियर बाय पीपल कि वी ट्राई टू जज पीपल, इवन द सेलिब्रिटी, अरे शी गॉट फैटी आफ्टर प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स शी हैज़ टू गेट दैट वेट, नहीं तो चाइल्ड को नरिश कैसे करोगे। तो वो बस यही है कि उसको इतना ज़्यादा बॉडी शेमिंग ना करें, उसकी पेरेंटिंग पे सवाल ना उठाएं, आप उसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि दिस कुड बी द बेटर वे, बट डोंट टीच इन दैट वे दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज शी इज़ ऑल्सो न्यू इन दिस। आपने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा और वो भी सीख ही रही है। एंड कई मदर्स आती हैं, उनको लगता है कि उनकी जो मदर्स हैं या इन लॉज है वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं आता, हमें पालेंगे। तो शी इज़ द प्राइमरी केयर गिवर एंड द चाइल्ड नीड द प्राइमरी केयर गिवर द मोस्ट टू एक्चुअली डेवलप दी काइंड ऑफ अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। सो प्लीज़ बच्चे और माँ को थोड़ा सा स्पेस दें और उनका भी एक क्वालिटी टाइम बनाएं और लेट देम बी स्पेंड दैट टाइम, और धीरे धीरे उनको सपोर्ट करेंगे तो इट विल बी ऑल राइट। और अगर फिर भी लगता है कि नो इट्स गोइंग थ्रू अ लॉट, देन आई थिंक सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प इज द मोस्ट। काउंसलिंग के लिए उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लोगों में फेलियर का बहुत डर रहता है, काफ़ी लोग वो अचीव नहीं कर पाते जो उनके ड्रीम्स में है। उस फेलियर से निकलने के लिए या उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए क्या सुझाव देंगे मैम? किसी भी चीज़ की पहली स्टेज होती है फेलियर से एक्सेप्टेंस, ठीक है। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है, अब फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए इतने एग्ज़ाम देते हैं लोग, ठीक है, अब सीट्स आर वेरी लिमिटेड,
अब उसमें फेल ही होना है मोस्ट ऑफ द पीपल को। तो इट्स नॉट अ फेल, इट्स लाइक दैट कि ठीक है, लाइक सपोज अगर आप कोई वैसा, जैसे मेरे पास कई पेशेंट आते कहते हैं हमने यूपीएससी चुना है, मैं कहती हूँ ठीक है, यू हैव डन, आई एम नॉट लाइक डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज, but at least have the second option also, because it's such a kind of a competitive exam where the seats are very limited. So you are really not sure about it, you will get it. आप कितने भी अच्छे हो, कितने लोग मेंस क्लियर करने के बावजूद भी 10,000 में से सिर्फ 1,000 लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, और बहुत माइनर नंबर से भी रह जाते हैं। तो इट्स नॉट ए फेलियर, यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैव सम कैपेबिलिटीज, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। जैसे मैंने अपने अंदर फाइंड आउट किया था कि या आई डू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, आई कैन नेविगेट दैट, एंड आई चूज दिस प्रोफेशन बिकॉज आई फेल्ट इट, येस आई कनेक्ट विद पीपल सो ईजिली। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन नेविगेट। तो कुछ बेहतर मिल जाएगा, एंड नथिंग इज लाइक अ एंडिंग ऑफ लाइफ। तो प्लीज़ उसे अपने स्टेटस से जोड़ के ना देखें, इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। तो अगर कोई बात नहीं हो गया, उस प्रोसेस से गुजरोगे, ऑफकोर्स यू विल फील बैड, आई एम नॉट गोइंग टू से कि हाँ बुरा नहीं लगेगा, आपके कोई गोल्स होते हैं अचीव नहीं होते, इट्स ओके। मुझे तो जनरली अपनी लाइफ से यही मिला है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, सो आई बिलीव इन दिस, एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग एल्स दैट ऑल्सो, इट्स जस्ट लाइक अपना 100% दो, दैट यू शुड नॉट फील रिग्रेट। सो एक है एडवाइस फॉर न्यू रिलेशनशिप। जैसे मेरे पास आजकल पेशेंट आ रहे हैं, दे आर लाइक discussing their past so deeply that they know even how much time they have make out with the previous one, which I feel like कि कई लोग आते हैं तो ये लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि आप इतना डिटेलिंग में क्यों बताना, उनको लगता है हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है सिंपली दैट येस आई हैड द प्रीवियस रिलेशनशिप एंड बिकॉज ऑफ द सम रीजन इट डजंट वर्क आउट, चैप्टर क्लोज। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे इंसान को भी डिक करने की ज़रूरत है, और मुझे भी इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि दिस इज़ हैपनिंग, क्योंकि दूसरा बंदा ही सोच के बताता है सी आई एम गोइंग टू ट्रांसपेरेंट विद यू, क्योंकि यू आर द पर्सन ना, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। ज़रूरी भी है फिर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बताते हैं तो बोलते हैं कि आपने बताया नहीं। क्या ज़रूरत है, दैट हाउ मच टाइम यू मेक आउट, वेयर यू स्पेंड योर टाइम, वेयर यू हैव डन द सेक्स विद दैट पर्सन, व्हाई यू नीड टू टेल ऑल दिस, और even disclosing the picture of your ex and telling their names, I'll suggest it's not a good option. बट काफ़ी लोगों में ये रहता है कि नहीं बताएंगे तो ट्रस्ट इशू आ जाएगा कि तुमने बताया क्यों नहीं पहले। जितनी रिक्वायरमेंट है बताओ, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा और सामने वाला उस हालत में नहीं है समझने का, देन I'd say कि कपल काउंसलिंग लो, क्योंकि तुम्हारे कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो रहे हैं इसका मतलब, और सामने वाले को पता नहीं है कि कितना बताना ठीक है और कितना नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है और मैं आपको ओवर, जैसे मेरे पास आते हैं पेशेंट, दे आर लाइक कि मैम और भी बता दीजिए, आई हैव मैनी थिंग्स टू टेल, बट मैं उतना ही देती हूँ जितना मुझे पता है उनकी कैपेसिटी है। मैं ओवरलोड कर दूंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इवन दे विल लाइक अरे ये तो बताया था ना, कुछ हुआ नहीं, जबकि कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको जितना समझाया, आप सामने वाले को, मैं ये नहीं कह रही बताने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू ट्रांसपेरेंट, बट ट्रांसपेरेंसी का मतलब नहीं है कि आपको डिटेलिंग बतानी है। ट्रांसपेरेंट इज जस्ट लाइक यू हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन दैट दिस वाज द, ऐसे तो फिर पूरी लाइफ है, व्हाई यू ओनली फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप देन। और जितना जल्दी उसको क्लोज कर देंगे इस चैप्टर को, बेटर रहेगा, आगे बढ़ेंगे। और आप पीछे जा के उसकी पिक्चर देखोगे, वुड यू लाइक इट, लाइक फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो आप चाहोगे भी नहीं, करंट सिचुएशन में वो आपको परेशान करेगा। ईगर टू गेट मैरिड, आजकल की जिस तरह की पॉपुलेशन है, ईगर टू गेट मैरिड, लाइक जिस तरह से आजकल मैं देख रही हूँ, ये स्पेशली जब से जीवन साथी एंड ऑल, दे फाइंड अ पीपल एंड उनको कोई मिल जाता है एंड दे फील लाइक, स्पेशली जिनको इनसिक्योरिटीज़ होती है रिलेशनशिप में, व्हाट दे डू कि बस किसी तरीके से शादी हो जाए, सो दैट दे शुड फील सेफ इन द रिलेशनशिप। ऐसे आप सेफ नहीं होते हो रिलेशनशिप में, एंड पीपल थिंक द ओनली जो सारी जंग है वो सारी की सारी शादी करने तक है, शादी के बाद शुरू होती है। तो शादी करना इज अ पार्ट ऑफ, या इट nowadays it's little complicated process, but yeah, it is challenging after the marriage also. तो फर्स्ट थिंग दैट प्लीज़ व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, तो थोड़ा सा कॉन्शियस माइंडली करे। जैसे मेरे पास अभी एक रीसेंट केस आया था जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन उठाया। देयर इज़ अ गर्ल हु वाज लिटिल फैटी, ऑल्दो शी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रजिस्टर्ड ऑफिसर। ठीक है, मेरे पास कॉल करती है एंड कहती है कि मैम मेरे को ना बहुत ज़्यादा इशू हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, बिकॉज आई एम मोटी एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी शादी नहीं हो रही है। शी इज़ सो इंटेलेक्चुअल व्हेन आई टॉक टू हर। तो आई वॉज लाइक कि वाई यू वॉन्ट टू लाइक गेट मैरिड विद सच अ गाय हु रियली वॉन्ट टू फोकस ऑन योर ब्यूटी ओनली, विच यू आर। तो शी इज़ लाइक कि बट जनरली लोग तो यही देखेंगे ना पहले कि आप कितने सुंदर दिखते हो,
तो मैंने कहा देन इट इज़ अ प्लस फॉर यू, क्योंकि जो सुंदर दिखते हैं तो उनका मेन मोटिव तो उन्हें कंज्यूम करना है. इट्स नॉट अबाउट दे आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर हु कैन एक्चुअली बी, क्योंकि लाइफ पार्टनर का मतलब तो ये होगा ना कि लाइफ के चैलेंजिंग एक साथ डील करोगे, तो उसके लिए तो इंटेलेक्चुअल चाहिए. Exactly. है ना, कि आप कितने ज़्यादा वो हो काइंड ऑफ. तो शी इज़ लाइक कि मैंने कहा ये तो फिर तो एक फ़िल्टर अच्छा हो गया कि तुम पहले ही आधे से ज़्यादा लोगों को फ़िल्टर कर पा रही हो कि ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में नहीं आएंगे. दे विल नॉट ओनली कम फॉर अ फिजिक पर्पज टू यू. So she's like, yeah, but that's not the reality of the world. I said, yeah, but you know what you need to do for yourself, what is right for you. तो in this situation, तो please, अब वो someway she is very eager to get married, क्योंकि अकेली है, ठीक है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो रही, तो अब मुझे कोई मिल नहीं रहा है, और पेरेंट्स से अलग रहती है क्योंकि she is having a job in Bangalore or somewhere. तो it's like very difficult for her कि हाँ मैं कैसे डील करूँ इस चीज़ को. तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप शादी करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन आपकी कोई अगर सिर्फ फिजिक कुड बी द वन कॉम्पोनेंट, बट अगर खाली वो उसी चीज़ पे फोकस है तो प्लीज़ इट्स नॉट अ राइट पर्सन. क्योंकि कुछ दिन बाद फिर उसका वही हाल होना है. तो इसलिए बेहतर है कि ना करें, करना है तो फिर ढंग से करें. सेक्सटिंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें एक एडिक्शन, इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन वेयर द पेशेंट इज डूइंग अ सेक्स टेक्स्ट विद द पीपल. ओके. ये मेरे पास अभी एक रीसेंट केस था, हॉस्पिटल में ही आया था. सो सेक्सटिंग इज़ अ सच अ थिंग जिसमें क्या होता है, पर्सन को किसी भी रैंडम पर्सन से सेक्सुअल टेक्स्ट करना है. आजकल तो बहुत सारे इस तरह की साइट्स और वो ऐप है, एंड जनरली द अदर पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड ऑन दैट. दे आर डूइंग नथिंग, दे आर नॉट इवन अ मीटिंग, दैट कुड बी द प्रोसेस फर्दर, बट जनरली स्टार्टिंग इट्स लाइक दैट. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ समवे एडिक्शन इफ़ यू कैन नॉट मैनेज योर सेल्फ. है ना, कोई भी एडिक्शन क्या है कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे. I will feel anxious, I will feel like to do it. तो generally लोग इस situation में आते हैं, they're like what to do. So it is a first an addiction. You can also take the counseling for that, and you have to manage your kind of this kind of action. How to, जब भी तुम्हें relapse withdrawal symptoms आएंगे, you feel anxious, that time just अपने आप को divert करना है, किसी therapist से बात कर सकते हो, कोई और कोपिंग मैकेनिज्म बना सकते हो, सो दैट उस टाइम को पास कर लो एंड ट्राई टू डिले योर रिस्पॉन्स. काफ़ी लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं. हाँ. इस तरह के काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं. हाँ. और काफ़ी लुट जाते हैं वो लोग. तो दैट्स रियली नॉट गुड. मतलब ये हर तरीके से, एक तो ये एडिक्शन पैदा कर रहा है, इससे और भी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कोई भी एडिक्शन एक लिमिट तक नहीं रुकता. इट हैज़ द स्टेजेस. तो आप पहले शुरू यहाँ से करोगे, फिर इट कैन बी गो फर्दर. मेरे पास रिसेंटली एक केस आया था बिल्कुल, एंड इट्स अ मैरिड मैन एंड ऑल, एंड दैट्स हैपनिंग. तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट कि लोगों को ये समझाना कि एडिक्शन के जनरली विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, और जब भी आपको इस तरीके के एपिसोड्स हो रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि हाँ ये हो रहा है. अगर खुद से नहीं हो रहा तो प्लीज़ हेल्प लो प्रोफेशनल की. दे विल साइको एजुकेट यू, दे विल हेल्प यू. और अगर खुद से कर पा रहे हो तो प्लीज़, कोई भी चीज़ अगर मैनेज, आपको कोई भी एंजाइटी दे रही है, कोई भी कंपल्शन एक्ट बना रही है, इट इज़ अ कंसर्निंग थिंग. सो एक है कि आजकल ये बहुत इशू है मेडिकेशन और थेरेपी वाला. लोग कहते हैं कि हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते बिकॉज हम एडिक्ट हो जाएंगे. हाँ, यस, यू आर राइट. है ना. सो इट्स अ मिसकंसेप्शन अबाउट मेडिकेशन. थेरेपी के बारे में भी है, फिर भी मैं मेडिकेशन से स्टार्ट करती हूँ. पहली बात, साइकाट्रिक मेडिसिन आर नॉट अ नॉर्मल मेडिकेशंस जैसे आपने खाया और आपको तुरंत रिलीफ मिल गया. एग्जैक्टली. साइकाट्रिक मेडिसिन क्योंकि एकदम बेसिक से स्टार्ट होती हैं, तो इट्स लाइक एन अ बेल कर्व. तो आपको बेसिक एमजी से स्टार्ट करेंगे, फिर वो पीक पे जाएंगे, और जैसे जैसे सिम्टम्स इंप्रूव होंगे वो रिड्यूस करेंगे, टर्मिनेट भी होगा, और हर चीज़ का एक प्रोसेस है. तो मेडिकेशन एडिक्टेबल थिंग नहीं है. इट टेक्स टाइम, क्योंकि साइकाट्रिक मेडिसिन स्लो काम करती हैं, बिकॉज हाई डोज नहीं दिए जा सकते सो ईजली. ऑल्दो आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट जितना साइको एजुकेट मैं कर सकती हूँ उस चीज़ पे, दैट इज़. सो साइकाट्रिक मेडिसिन जो है 3 हफ्ते लगाती हैं असर दिखाने में. तो लोग पहले ही दिन खाएंगे और बोलेंगे मैम कुछ नहीं हो रहा, 1 हफ्ता हो गया मैम कुछ नहीं हो रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज नॉट वेरी एडिक्टिंग ड्रग्स. ऐसा नहीं है, टर्मिनेट भी होगा. प्रॉब्लम ये होता है मेडिकेशंस के साथ थेरेपी भी लेनी होती है, और नेचुरल वे भी करने होते हैं जैसे योगा. लेकिन लोग पूरा ट्रीटमेंट ना लेके सिर्फ मेडिकेशंस लेते हैं, या तो जिनको अगर लगता भी है कि वो एडिक्शन में है, या फिर वो सिंपली क्या कहते हैं सिर्फ SOS मेडिकेशन, मतलब इस तरीके से चीज़ें करेंगे. तो प्लीज़ मेडिकेशंस के बारे में ऐसी धारणा फैली हुई है. जनरली मुझे हर दूसरा पेशेंट कहता है कि मैम नहीं मुझे क्योंकि मैं बोलती भी हूँ कि इस केस में मुझे साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप साइकाट्रिस्ट से मेडिकेशंस भी ले. तो दे आर लाइक नहीं मैम, हमें स्पेशली बच्चों के केस में तो पेरेंट्स, अब मान लो न्यूरोडाइवर्जेंट डिसऑर्डर का पेशेंट आ गया, आई कैन सी द ADHD का चाइल्ड है, उसकी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, और वो मेडिसिन से ही मैनेज हो पाएगा, तभी मैं काउंसलिंग कर पाऊँगी.
बट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट. सो प्लीज़ ऐसा नहीं है, मेडिकेशंस के साथ ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे स्टार्ट कराएं, और वो टर्मिनेट भी होती हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट, आपको बाकी इंटरवेंशंस भी करने पड़ते हैं. दैट्स ग्रेट. तो एडिक्शन नहीं होगी, ट्रीटमेंट के लिए वो ज़रूरी है मेडिसिन. कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी. कंप्लीट ट्रीटमेंट ज़रूरी. दैट्स इट. ठीक है. एंड हाँ, अब जैसे एक और है मिसकंसेप्शन अबाउट दी थेरेपी. कई लोग आते हैं, वो कहते हैं मैम आप चलो थेरेपी कर भी दोगे, उसके बाद क्या आप हमें ज़िंदगी भर थोड़ी ना हेल्प करने के लिए बैठे रहोगे. Okay. तो पहली बात, हम थेरेपी इसलिए नहीं कर रहे कि वी हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू. इट्स अबाउट टू एम्पावर यू सो दैट यू कैन टेक योर ऑन डिसीजन. ठीक है. तो थेरेपी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं, या काउंसलिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता दैट आई विल टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यू एम्पावर. जैसे ही आप एम्पावर होंगे उसके बाद आप लाइफ तो चलती फिरती रहेगी, होता रहेगा ऐसा अप एंड डाउन, बट इट्स लाइक मेकिंग यू एम्पावर सो दैट यू कैन फेस योर डिफिकल्टीज इन द लाइफ इफेक्टिवली. दैट इज कि थेरेपी इतनी लंबी क्यों चलती हैं, वाई सो लॉन्ग. क्योंकि जनरली मेरे से लोग आके पूछते हैं कि कितने सेशन होंगे. तो जनरली अगर शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है उनसे 12 से 16 के सेशन के बीच में आसपास होता है, जिसमें जनरली एक सेशन वीकली होता है. ओके. ठीक है. बट समटाइम द सिचुएशंस आर वेरी डिफिकल्ट वेयर द मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड. ओके. बिकॉज कहीं बार सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती, कोमॉर्बिडिटी भी होती है. मेरे पास एक कपल आए थे, उसमें जो वाइफ है उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी था, तो उनकी थेरेपी अलग चल रही थी और एक इधर थेरेपी चल रही थी कपल. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग है ना. तो जब आप कोमॉर्बिडिटी वाली चीज़ें होंगी तो उसमें थोड़ी थेरेपी लॉन्गर भी जा सकती है. एंड लोगों का ये होता है कि थेरेपी मतलब हम कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, कितनी जल्दी. जैसे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, मैम आपने 6 सेशन ले लिए. एक बार तो एक फादर आए, 6 सेशन ले लिए, लाइक टेकिंग अ रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम मी, कितना इंप्रूवमेंट हुआ. सो फर्स्ट इन अ 6 सेशन शी इज़ ओनली एक्सप्लेनिंग टू मी व्हाट शी इज़ फीलिंग आउट. तो इट्स अ लिमिटेड, मतलब थेरेपी में जनरली ये है कि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, थेरेपी इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस, इट्स अ स्पाइरल प्रोसेस. ओके. एंड व्हाट इज़ द लीनियर एंड स्पाइरल. लीनियर में क्या, आप ठीक हो रहे हो, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगेन लीनियर, आप ठीक ही होते रहोगे. ठीक है. लेकिन स्पाइरल का मतलब क्या है, इट्स लाइक दैट. तो इट्स लाइक अब थेरेपी में मतलब पहले इंसान आता है, फिर थोड़ा सा रैपो बिल्डिंग होता है, फिर वो सेल्फ डिस्क्लोज करना शुरू करता है, चीज़ें बताना होता है, फिर थेरेपी स्टार्ट होती है जब पेशेंट और क्लाइंट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं. एंड कई बार तो ये होता है कि जब थेरेपी के लास्ट पे भी आ रहे होते हैं ना, तब एकदम से विड्रॉल हो जाता है. और बिकॉज इन थेरेपी प्रोसेस में भी, क्योंकि आपको मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ कि डोंट फील लाइक थेरेपी के बाद आपको अच्छा ही फील होगा. वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रोसेस योर इंटेंस इमोशन इन द थेरेपी. और जाहिर सी बात है, जब आप इंटेंस इमोशंस प्रोसेस करोगे थेरेपी में, सो हाउ आर यू गोइंग टू फील नॉर्मल. डेफिनेटली. तो थोड़े बहुत देर, कई बार आपको ऐसा भी होगा कि थेरेपी सेशंस के बाद यू फील लिटिल ओवरवेल्म. ओके. दैट कुड बी ऑल्सो.